Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 510, which is initial audit engagement, opening balances. The link of these notes is provided in the description box below. You can check out there. Okay, so let's start with this. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी एंटिटी का या तो पहली बार ऑडिट हो रहा है या फिर आपकी तरफ से एज एन ऑडिटर आप पहली बार उस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो. दोनों ही सिचुएशंस में हम उसको बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. अगर इन दोनों सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन होती है, इधर एंटिटी का पहली बार ऑडिट हो रहा है या फिर एज एन ऑडिटर आप उस एंटिटी का ऑडिट पहली बार कर रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर में किसी और ऑडिट फर्म ने या किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था, दोनों ही सिचुएशन में से कुछ भी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब फर्स्ट टाइम ऑडिट एंगेजमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर एंटिटी में. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें एक अलग से स्टैंडर्ड क्यों पढ़ना पड़ रहा है. तो हमें ये स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी ओपनिंग बैलेंसेस. देखो, जब आपने पिछली बार किसी एंटिटी का ऑडिट नहीं किया या फिर उस एंटिटी का ऑडिट ही नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया होगा करंट ईयर के अंदर. आप करंट ईयर का ऑडिट करने गए हो, तो अगर आपके ओपनिंग बैलेंसेस ही गलत हैं, गलत कैरी फॉरवर्ड हो रखे हैं, तो करंट ईयर में चाहे कुछ भी किया हो, आपका करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी गलत होगा. तो क्या आप ऑडिट ओपिनियन सही दे पाओगे अगर क्लोजिंग बैलेंस गलत होगा? नहीं. इसीलिए आपको सबसे पहले ऑडिट करते टाइम चेक करना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंसेस सही से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं. जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो क्या वो सही से ओपनिंग बना है या नहीं. जो पिछले साल की फिगर्स थी उसको एग्जैक्टली वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है या नहीं. इस चीज़ को मेक श्योर करना है मुझे. काम तो मैनेजमेंट को करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, बट मुझे चेक करना है कि वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं. अब इसके लिए क्या क्या करा जा सकता है. इसके लिए मैं प्रीवियस ऑडिट, अगर पहले ऑडिट हुआ हुआ है तो उस केस में प्रीवियस ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकती हूँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकती हूँ कि हर एक हेड में कितना कितना बैलेंस आ रहा था. तो उसका उस हिसाब से आई विल चेक कि इस साल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है करंट ईयर में भी वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं. दूसरा मैं चेक कर सकती हूँ ऑडिटर्स रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं दी थी पिछले ऑडिटर ने, कोई पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन, कुछ क्वालिफिकेशन कुछ दिया हो. आई विल चेक दैट. ठीक है. अब अगर एंटिटी का पहली बार ऑडिट हो रहा है, पहले किसी ने ऑडिट ही नहीं किया, पहली बार ऑडिट हो रहा है, तो इस केस में तो मुझे और भी ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल के फाइनेंशियल्स तो हैं बट उसका ऑडिट नहीं हुआ. तो आई के नॉट रिलाई कि जो फाइनेंशियल्स है उसमें जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे. तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स थोड़े से एक्सटेंसिव हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दोज एंटिटी जिसके अंदर पहले ऑडिट ही नहीं हुआ. करेक्ट है बिल्कुल. अब जिसके अंदर ऑडिट हुआ था उसके लिए तो मेरे पास एटलीस्ट एक ऑडिटेड, एक चेक्ड बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो मैं उससे चेक कर सकती हूँ. बट जिसका पहले कभी ऑडिट ही नहीं हुआ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकती, किसी ने पहले चेक ही नहीं किया है काम. तो इस केस में आई विल हैव टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ माई ऑडिट प्रोसीजर्स. बट एनीवे करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें इस साल का ऑडिट करना है, इस साल की ओपिनियन देनी है, तो इस साल की ओपिनियन आप क्लोजिंग बैलेंसेस पर दोगे और क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर आपके ओपनिंग बैलेंसेस का भी इफेक्ट आता है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर कि ओपनिंग बैलेंसेस भी सही हों. तो इसके लिए आपको चेक करने पड़ेंगे पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स हुए थे, कोई कैसे आइटम्स थे, किस तरीके से उनको डील किया गया था, ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट दी थी, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सारा हमें करना पड़ता है. इसके लिए स्टैंडर्ड आया. स्टैंडर्ड कौन सा है? 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इस हिस्से के अंदर पढ़ने वाले हैं. एज एन ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी. अगर कोई बाई चांस गड़बड़ है पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पिछले ईयर में कुछ दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया, तो मेरी करंट फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट ओपिनियन पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी हमें स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं. प्रायर पीरियड आइटम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया तो हमने कहा चलो करंट ईयर में दिखा दो, मैनेजमेंट करंट ईयर में भी दिखाने को तैयार नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर essay. So let's do it from the notes one by one.
सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार नोट्स के साथ साथ करते हैं। और दूसरा टर्म हमें समझना है ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कोई भी एंगेजमेंट जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले पीरियड की, पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या तो ऑडिट ही नहीं हुआ था या फिर ऑडिट तो हुआ था लेकिन किसी और ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया था, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था। प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब, प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको पता होगा, प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब होता है किसी और ऑडिट फर्म के ऑडिटर ने ऑडिट किया था, मतलब आपने नहीं किया था, आपके अलावा किसी और फर्म ने किया था। अच्छा, अब मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। पिछले 4 पार्टनर्स हैं XYZ एंड W, ठीक है। लास्ट ईयर मिस्टर एक्स ने इस एंटिटी का ऑडिट किया था एंड इस साल मिस्टर वाई ऑडिट करने के लिए आए हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर एंटिटी पर एप्लीकेबल हो जाएगा या आपको एज एन ऑडिटर ये स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा क्या? नो। क्यों? प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑडिटर बदलना, ऑडिट फर्म ही चेंज हो गई भाई। अगर आपकी ही फर्म में से कोई और पार्टनर आया था ऑडिट करने और इस साल कोई और पार्टनर आ रहा है तो उसमें हम ये स्टैंडर्ड नहीं लगाते। हम ये स्टैंडर्ड तब लगाते हैं जब किसी और पार्टनरशिप फर्म या किसी और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ने ऑडिट किया था एंड नाउ द ऑडिटर इज बीइंग रिप्लेस्ड। पूरा का पूरा ऑडिट, देखो जब फर्म के नाम पर हमारा, जब हमारा ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट होता है तो हमारी फर्म के नाम पर लेटर बनता है, राइट। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि फर्म ही चेंज हो गई, आप लोग कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं हो। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब होता है ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट फर्म। फर्म के अंदर पार्टनर दूसरा हो गया तो उसको हम ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट फर्म हु ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी इन द प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर इज नोन एज द प्रीडिसेसर ऑडिटर। पार्टनर में स्विच होना इज नॉट प्रीडिसेसर ऑडिटर और करंट ऑडिटर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ओपनिंग बैलेंसेस की बात करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब होता है वो अकाउंट बैलेंसेस जो जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग के टाइम, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे। सो दोज अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आर नोन एज द ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंस एक्चुअल में होता क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रायर पीरियड एंड रिफ्लेक्ट द effects of transactions and events of prior periods and accounting policies which have been applied in the prior period। तो prior period में जो भी कुछ किया उसका सारा इफेक्ट आपको current year के opening balance में दिखाई देगा। Also includes matters requiring disclosure that existed at the beginning of the period such as contingencies, commitments जो actual में तो account balances में नहीं गए थे but उनका disclosure किया गया था। So that will also become a part of your opening balance, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा है ना कि अगर कोई contingency थी तो क्या वो contingency अब meet out हो गई है या नहीं, कोई commitments की थी तो क्या वो materialize हुई हैं या नहीं। So that also needs to be checked, राइट। सो आपको, आई होप आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और इसका ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा, राइट। लेट्स मूव फर्दर। अब मेन बात आती है स्टैंडर्ड की, क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूँ, अब मुझे मीनिंग तो समझ आ गया। अब मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, दैट इज़ माई कंसर्न। सो मुझे क्या करना है, मुझे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पिछले साल ऑडिट नहीं किया था या किसी ने भी ऑडिट नहीं किया था, राइट। तो मुझे पिछले पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर ऑडिट हुआ था तो ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी, मुझे उसको भी स्टडी करना पड़ेगा एंड मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्लोजिंग बैलेंसेस थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल सकती है? बेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगी। अगर ऑडिट हुआ था तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी कुछ ना कुछ मुझे डिटेल मिल जाएगी। Next, examine whether the closing balances of the prior period are appropriately carried as opening balances in the current period। अब आपने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, आपने सारे के सारे हेड्स देखे, बैलेंसेस चेक करे, यू फाउंड आउट कि सारे के सारे सब सही है। अब
आपको इसको इन्फॉर्मेशन तो ले ली, इन्फॉर्मेशन गैदर तो कर ली, बट आपको तो मेन किस ईयर का ऑडिट करना है, करंट ईयर का ऑडिट करना है। तो करंट ईयर में चेक करना ज़रूरी है ना कि जो पिछले साल के फाइनेंशियल बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे सही से कैरी फॉरवर्ड हुए हों। अगर पिछले साल 10 लाख लिखा था तो इस साल 10 लाख ही आ रहा हो, 5 लाख का लिखा था तो 5 लाख ही आ रहा हो। ऐसा तो नहीं है 5 लाख को 10 लाख कर दिया, 10 लाख को 5 लाख कर दिया है कैरी फॉरवर्ड करते करते। तो उस चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू एग्जामिन कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे प्रीवियस ईयर के, प्रायर पीरियड के, वो अप्रोप्रिएटली ओपनिंग बैलेंसेस की तरह कैरी फॉरवर्ड हुए हों इन द करंट ईयर, राइट। In case any difference exists in the opening balances, ensure appropriate adjustment entry is being passed as prior period item in the books of accounts. अब चलो ठीक है, मानते हैं हमने क्लोजिंग में लिखा था 10 लाख, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हो ठीक है, लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री डली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट आपने अपनी मर्जी से चेंजेस कर दी एंड नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड, नो रीजंस हैव बीन स्पेसिफाइड कि क्यों ऐसा किया गया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई डिफरेंस आ भी रहा है तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए देयर शुड बी सम एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, नाउ इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट ओपनिंग बैलेंसेस, कोई बैलेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, अच्छा खासा अमाउंट है, उस केस में आपको लग रहा है कि आप उसको मेक श्योर करना चाहते हो कि सही है या नहीं, तो इसके लिए आप कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो ओपनिंग बैलेंस है कितना सिग्निफिकेंट है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट है, आप रिलाई नहीं कर सकते प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, क्योंकि हो सकता है ना ऑडिट ही नहीं हुआ था। अब ऑडिट नहीं हुआ था तो मेरे पास तो कोई बेसिस ही नहीं है ये मेक श्योर करने के लिए कि हाँ मैं इस पर रिलाई कर लूँ, क्योंकि ऑडिट हुआ था तो फिर भी एक बारी को थोड़ा सा रिलायंस रहता है कि हाँ काम सही से हुआ होगा, चेक हुआ है, किसी ने चेक किया है। बट ऑडिट ही नहीं हुआ तो इस केस में तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डाउट होगा, तो मैं चेक करना ज़रूर चाहूँगी। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकती हूँ। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स मतलब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जैसे कि मेरे को कहीं लगता है कोई अकाउंट बैलेंस बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट है, इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि सच्ची में ऐसा बैलेंस था या नहीं था। अगर ऑडिटर ने आपके पास, अगर आपको लगता है कि अकाउंट बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। अकाउंट पेबल में लगता है तो ले लो। बैंक बैलेंस आपको कंफर्म करने की नीड लग रही है कि इतना बैंक बैलेंस एक्चुअल में था या नहीं, कंफर्मेशन ले लो। बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई लैंड बिल्डिंग पता नहीं ये एक्चुअल में एंटिटी की है या नहीं, एग्रीमेंट्स चेक कर लो, ओनरशिप चेक कर लो, म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स चेक कर लो, उसमें नाम आ रहा होगा, पता चल जाएगा कि किसके नाम पर है लैंड या बिल्डिंग, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि सही से सारी की सारी चीज़ें सही है नहीं। ये कब करोगे, जब आपको लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है। देखो अगर ऑडिट हुआ होता तो मुझे इतना झमेला करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फिर भी ऑडिटर ने सब चीज़ें चेक की होंगी। बट अगर ऑडिट नहीं हुआ होता ना तो मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाने ही पड़ जाते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि एक्चुअल में मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंसेस पर रिलाई करूँ भी या नहीं करूँ। सो दैट इज़ वाई दिस इज रिटन ओवर हियर। सी हम इसको एक बार ही रीड कर लेते हैं सारा कुछ। ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। फर्स्ट वन इज यू हैव टू स्टडी द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन, इफ एनी क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है ना ऑडिट ना हुआ हो, तो इसीलिए बोर्ड इफ एनी लिख दिया। सो एज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रायर पीरियड, examine whether the closing balances of the prior period are appropriately carried as opening balances in the current year. In case any difference exists in the opening balances, ensure the appropriate adjustment entry is being passed as prior period item in the books of accounts. In relation to significant opening balances, auditor may perform these specific procedures if he has any doubt over the reliability of prior period financial statements or if the prior period financial statements were not audited. ऑडिट हुआ था, डाउट हो रहा है, या फिर ऑडिट ही नहीं हुआ था, तो इस केस में तो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करना बनता है। ठीक है। सो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जैसे कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस में भी ऑब्टेन्ड फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल्स, इंस्पेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू मेक श्योर कि सर्टिफिकेट्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एंटिटी के नाम पर ही होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स में भी एग्जामिन टू कंफर्म द बैंक बैलेंसेस। म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स में भी एग्जामिन टू इंश्योर द ओनरशिप ऑफ लैंड और building. Okay, now
If the auditor identifies any material misstatement in the opening balances, evaluate its effect on the current period financial statements. अब आपने सारा प्रोसीजर अप्लाई किया, आपको मिला कि कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंसेस में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है. अब देखो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, मटेरियल है, मटीरियलिटी आपने निकाली होगी ऐसे 450 के हिसाब 320 के हिसाब से, सॉरी 320 के हिसाब से यू मस्ट हैव टेकन आउट दी मटीरियलिटी की कितना मटीरियल लेवल निकल के आ रहा है. अब आपको लगता है कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल है ओपनिंग बैलेंसेस में, तो आपको डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि आपकी करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इस मटीरियल मिस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट आने वाला है. अगर आपको लगता है कि इस मिस स्टेटमेंट की वजह से आपके करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ को डिस्कस करो, मैनेजमेंट को बताओ कि ऐसे ऐसे डिफरेंसेस मिल रहे हैं और उनसे बोलो कि जो करेक्शंस होनी चाहिए वो करेक्शंस करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अगर वो मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया. अगर कहीं आपको लगता है डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर करवाओ, करेक्शंस करवाओ. लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने डिस्क्लोजर्स या फिर अकाउंटिंग जो करनी चाहिए थी वो नहीं की है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको फिर चेक करना पड़ेगा भाई अपनी ओपिनियन पर, क्योंकि आपके हिसाब से जो होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया. देयर इज अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट. तो आप उस ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकते. तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो उनको बोलोगे करेक्शंस करने के लिए. अगर चुपचाप करेक्शंस कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे. बस यही चीज़ हमें करनी है. लेकिन अगर ऑडिटर को कोई भी ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिल ही नहीं पा रहे विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट उसको सही से सारी चीज़ें चेक नहीं करने दे रही है, प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करने दे रही है, उसके स्कोप पर लिमिटेशंस इम्पोज कर रही है, या कोई भी ऐसा रीज़न लगता है जिसकी वजह से ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऑडिटर को उस केस में भी अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना है. लेकिन इधर आपका क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर आ जाएगा बिकॉज यू आर अनएबल टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस. यहाँ पर आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, आपको पता है, तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स. ये ओपिनियन कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम 700 सीरीज रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसके अंदर सीखेंगे कि कब क्वालिफाइड, कब एडवर्स, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है. ठीक है. हम एक बार इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं. If auditor identifies any material misstatements in the opening balances, evaluate its effect on the current period financial statements. सही बात है बिल्कुल. मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिली है ओपनिंग बैलेंसेस में, तो देखो भाई मैं तो करंट ईयर का ऑडिट करने आई, तो मेरी करंट ईयर के ऑडिट पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, आई नीड टू चेक. अगर मिस स्टेटमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस में हैं और वो हमारे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं, सो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट विद अ रिक्वेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट करेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पर ये दोबारा से गलती से मैंने लिख दिया है एंड अप्रोप्रिएट करेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप इसको कट कर लेना, इट इज़ अ रेपिटेशन ओवर हियर. ठीक है. सो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे टू correct or to make the corrections in the books of accounts and appropriate disclosures in the financial statements as required by SA 450. देखो अब आपके opening balances में कुछ गड़बड़ मिली है तो definitely you need to mention the same in the financial statements as well. You have to disclose the same, right? You have to correct the same in the books of accounts. You have to make the disclosures about the same. Now if appropriate accounting and disclosures not made, अब management जिद्दी है, वो मान नहीं रही, कर ही नहीं रही accounting, ना ही डिस्क्लोजर्स कर रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एज एन ऑडिटर आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे, आप अपनी ओपिनियन क्वालिफाइड या फिर एडवर्स से दोगे. लेकिन आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस की सही है गलत है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, या फिर मैनेजमेंट आपके स्कोप पर लिमिटेशंस इम्पोज कर रही है, या फिर कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट दी ऑडिट एविडेंसेस. इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो द ऑडिटर शुड मॉडिफाई हिज ओपिनियन ईदर क्वालिफाइड और disclaimer of opinion. Right, so this was all about this essay. Quickly एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं. 510 बहुत ईजी सा ऐसे है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है. ओनली थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, कब अप्लाई होगा. अप्लाई तब होगा जब किसी एंटिटी का ऑडिट नहीं हुआ कभी भी, आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, या फिर ऑडिट तो हुआ था लेकिन किसी और ऑडिट फर्म ने किया था, आपकी फर्म को पहली बार अपॉइंट किया गया है एज एन ऑडिटर इन दैट पर्टिकुलर एंटिटी. तो उस केस में यू नीड टू मेक श्योर कि जो ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं. फॉर दिस यू हैव टू take the report of the auditor, predecessor auditor and the financial statements.
ईदर दे हैव बीन ऑडिटेड और नॉट. अगर ऑडिट नहीं हुआ या फिर ऑडिट तो हुआ लेकिन आपको कुछ बैलेंसेस पर रिलायबिलिटी पर डाउट है, तो उस केस में आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करते हो. स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जैसे कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लिए, सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन कर लिए, म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स ऑब्टेन कर ली, या बैंक स्टेटमेंट्स मांग ली, बैंक कन्फर्मेशन ले लिए. तो इस तरीके से आप कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो एंड मेक श्योर करते हो कि ओपनिंग बैलेंसेस रिलायबल हो जाएं. ठीक है. ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस जो पिछले साल के क्लोजिंग होते हैं उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं करंट ईयर के लिए. अब ओपनिंग बैलेंसेस आपके डिस्क्लोजर्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करे हैं, या पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहा होगा, दैट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस. आपको देखना पड़ेगा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई गई थी. एवरीथिंग यू नीड टू मेक श्योर. ऑल्सो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो करेक्टली आप ओपनिंग बैलेंसेस की तरह कैरी फॉरवर्ड हुए हुए हों. कहीं पर भी आपको डाउट होता है, कहीं पर भी लगता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया और इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर के करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है, तो आई विल हैव टू डिस्कस दिस विद द मैनेजमेंट. आई विल हैव टू कम्युनिकेट दिस टू द मैनेजमेंट एंड आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप नेसेसरी करेक्शंस कर लो, डिस्क्लोजर्स कर दो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो मुझे अपनी ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स. लेकिन ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मैं अपनी एविडेंसेस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रही विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, तो उस केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. आई विल हैव टू ईदर क्वालिफाई और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा. ठीक है. सो this was all about this essay. This was easy essay. This was an easy essay I feel. And अगर आपको ये अच्छे से समझ आया और आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ, तो don't forget to like this video, share it with your friends, and in case you are new to this channel, do check out some other videos. If you think this channel is worth subscribing, don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload any video. So that's all for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this, and if you did, don't forget to like it. Okay, so yeah, that's all. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.